Hello everyone, I am Jyoti Jingar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss Console Input Output Part 4. ये हमारे यूनिट 3 का पार्ट है। इस पार्ट में हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के बारे में जो भी पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा पहला है राइट अ सी प्रोग्राम टू एड टू इंटीजर नंबर्स x इक्वल टू y प्लस जेड। यहाँ पर x, y, z जो है हमारे इंटीजर नंबर्स हैं, इनको ऐड करने का एक छोटा सा सिंपल सा सी प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ हमने कोड ब्लॉक आईडी का यूज किया है और हमें प्रोग्राम बनाना है x इक्वल टू वाई प्लस जेड, और ये तीनों ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। अब हमें यूजर से इनपुट भी लेना होगा और आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट भी कराना होगा। जब भी हमें इस तरह का काम करना हो तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो stdio.h लाइब्रेरी में डिफाइन होती है। तो अब हमें इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है। इसे इंक्लूड किस तरह से करते हैं? #include stdio.h से। यहाँ पर इंक्लूड का मतलब शामिल है, हैश मतलब प्री प्रोसेसर है। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उससे पहले ही ये लाइब्रेरी ऐड हो चुकी होगी। इसको ऐड करने के बाद ही हम प्रिंटफ और स्कैनफ को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है कि हमें एक प्रोग्राम में, हमने पहले भी बताया है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सी में एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से होती है, फंक्शन का नाम इधर होता है इनपुट टाइप और इधर होता है रिटर्न टाइप। तो यहाँ हमने लिया है फंक्शन मेन। हम रिटर्न इस फंक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वॉइड डेटा टाइप लिया है। हमने पढ़ा था डेटा टाइप जो होते हैं उसमें वॉइड के बारे में पढ़ा था। जब भी हमें फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है तो हम वॉइड लिखते हैं, तो यहाँ हमने वॉइड लिया है। अब हम देखते हैं हमारा एक्चुअल काम क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हमें ये काम इस प्रोग्राम में करवाना है। एक्चुअली हमारा जो ये जो है ये हमारा वर्किंग पार्ट है, और किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें इतनी लाइंस तो लिखनी ही है सी प्रोग्राम में। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पर इतना तो बेसिक लिखना ही होता है। अब यहाँ हमारा हमने 3 नंबर लिए हैं x, y, z जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और इंटीजर नंबर्स को यूज करने से पहले, इंटीजर वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे उसका टाइप बताना होता है। तो हम पहले बताएंगे कि हमारे जो है x, y और z जो है वो इंटीजर टाइप, y और z जो है वो हमारे इनपुट है और x जो है वो हमारा आउटपुट है। तो y में वैल्यू डालेंगे, y में डायरेक्टली वैल्यू अगर असाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, z में यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे। यूजर एंटर करेगा तो हमने लिख दिया है, पहले कुछ भी चीज अगर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, प्रिंटफ की हेल्प से लिखते हैं। और प्रिंटफ में हम डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। अब है स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ से हम इनपुट लेते हैं। अगर हमारा z जो है, अब हम z लेना चाहते हैं और z जो है हमारा वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर नंबर को इनपुट लेने के लिए %d का यूज होता है। स्कैनफ में हमेशा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगता है, मतलब कि z के एड्रेस पर जाकर जो भी हमने वैल्यू डाली है वो स्टोर करनी है। अब हमारा एक्चुअल काम जो है, y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है, अब हम इनको सम करना है। तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब इसे प्रिंट करना है, प्रिंटफ। हम पहले सबकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं कि x की वैल्यू क्या है, %d x ये है, अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है तो हम कैसे यूज करेंगे,
ये हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। बैकस्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में एंटर करने का काम करता है। अब तीसरा है हमारा, सॉरी हम यहाँ पर एक्स कह रहे नहीं, यहाँ पर वाई और ये होगा जेड। ये तो हमारे इनपुट है। और ये हमारे यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस जेड देन स्लैश एन x इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें से कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। यहाँ पहले हम इसे कंपाइल करते हैं। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इंट एक्स वाई जेड। कंपाइलर इसके अंदर एंटर करेगा, इंट एक्स वाई जेड पढ़ेगा। इंट एक्स वाई जेड का मतलब है कि ये तीन, एक तरीके से हम इस एक्सेल शीट को मेमोरी की तरह मानते हैं। मेमोरीज भी होती है कई सारी रो और कॉलम का कलेक्शन, इसे हम रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ तो इसने कंपाइलर ने देखा एक्स वाई जेड जो है तीन वेरिएबल है, तो हमने तीन वेरिएबल लिए हैं और वो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। अगर हम एक कॉलम को 1 बाइट का माने तो यहाँ x जो है वो कितना बाइट का स्पेस लेगा, 4 बाइट का। इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये हमारा इसमें पूरे में x स्टोर होगा, यहाँ पर पूरे में y स्टोर होगा और यहाँ में पूरे में z स्टोर होगा। अब हम देखते हैं इस तरह से पहले देगा। अब हमने y में डाल दिया है 5, तो यहाँ पर y में जो है वो 5 स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली ये इस तरह से 5 नहीं होता है, इसका जो भी बाइनरी वैल्यू होती है 0101 का कलेक्शन वो स्टोर होता है। हम यहाँ एग्जाम्पल में आपको 5 बता रहे हैं। फिर है एंटर नंबर लिखा हुआ है, तो अब हम जब इसे रन कराएंगे एंटर नंबर लिखा हुआ है तो हम एंटर करेंगे। एंटर किया हमने 7। जैसे ही 7 करने के बाद में एक बटन दबाएंगे एंटर का, तो एंटर दबाने के बाद यहाँ पर Z में, क्योंकि हमने स्कैनएफ में जो भी वैल्यू ली है वो किसमें, Z में स्टोर कराई है, तो यहाँ पर 7 Z में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हुई, y की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है 7। अब इसका सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना होता है, 12। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे तो y की वैल्यू प्रिंट करी है, y की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 7, तो z की वैल्यू प्रिंट हुई है। फिर हमने क्या लिखा है प्रिंटफ में, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। फिर हमने लिखा है स्लैश एन, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। नेक्स्ट लाइन में लिखा है x इक्वल टू और फिर %d। जब यहाँ पर x इक्वल टू वाई प्लस जेड किया था तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई थी, 12। तो ये 12 वैल्यू प्रिंट होगी, x इक्वल टू %d, x में पड़ी हुई वैल्यू। x में क्या पड़ा हुआ है, x में पड़ा हुआ है 12, तो 12 प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करता है। अब हम राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू फ्लोट नंबर्स a इक्वल टू b इंटू सी। ये a b c आर फ्लोट नंबर्स। तो a b c जो है वो फ्लोट टाइप के नंबर्स हैं। फ्लोट टाइप के नंबर को डिक्लेयर करने के लिए हम a, b, c 3 नंबर्स बन गए हैं, जिसमें हमें b में वैल्यू डाली है 2.3। c में हम यूजर से इनपुट कराएंगे, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ
एंटर नंबर, यहाँ पर हम \n डाल देते हैं। स्कैनर अगर फ्लोट नंबर को प्रिंट करा की वैल्यू लेनी है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है %f एड्रेस ऑफ, यहाँ पर हम C में वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो C। अब क्या है, हमें एक्चुअल काम करना है। B की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है, उसे प्रिंट करा देते हैं पहले। प्रिंट है अगर हमें फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगता है, f। B की वैल्यू हो गई है, C की वैल्यू हो गई है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, अब A की वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे हम, तो इस तरह से अब इसे हम कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल हो चुका है, अब इसे रन करेंगे। B की वैल्यू तो हमने खुद से एंटर करी थी 2.3, अब C की वैल्यू जो है यूजर को इनपुट करना है। जैसे ही इसने देखा स्कैनर, B में तो डाल दिया इसने 2.3, यहाँ हम मेमोरी में ले लेते हैं। पहले तो जैसे इसने देखा तो इसने 3 वेरिएबल बना दिए हैं, A, B और C तीनों फ्लोट टाइप के हैं, और उसमें B में डाल दिया है 2.3 और C में यहाँ इसने देखा एंटर नंबर, तो एंटर नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। 1 सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसने देखा स्कैनएफ, स्कैनएफ में लिखा हुआ है %f, जो कि हमें C की वैल्यू यूजर को इनपुट करनी है। तो ये ब्लिंक करके वेट कर रहा है कि यूजर इनपुट दें। यूजर ने डाला है 5.6 और जैसे ही यूजर एंटर करता है, यहाँ पर मेमोरी में जाकर 5.6 C की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन हमने वैल्यू को प्रिंट कराया है, प्रिंटफ से B की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो B इक्वल टू 2.3000000। ये इतना इसलिए आया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट नंबर का प्रिसीजन होता है वो 6 डिजिट्स का होता है, मतलब कि दशमलव बिंदु के बाद में 6 नंबर्स प्रिंट होंगे। तो हमने लिखा था 2.3, तो बाकी के पीछे उसने 0 लगा दिया है 5 नंबर तक, तो टोटल 6 नंबर हो गए। वैसे ही C की वैल्यू को प्रिंट किया है नेक्स्ट लाइन में हमने, तो C इक्वल टू 5.6000000 प्रिंट हुआ है। अब हमने किया है A इक्वल टू B इंटू C, तो 2.3 और 5.6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 12.89999, तो ये स्टोर होगा 12. यहाँ हमने इंटीजर जितना स्पेस लिया है, जबकि फ्लोट जितनी बाइट का स्पेस लेता है ये। तो अब A में स्टोर हो गया है, A में मल्टीप्लाई हुआ B और C, तो 2.3 और 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू जाकर A में स्टोर हो जाएगी। तो A में अभी 12.8999899, तो ये इसकी वैल्यू है। अब हमने क्या किया है, इसको प्रिंट कराया है /n, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाओ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू B इंटू C, तो A इक्वल टू B इंटू C प्रिंट हुआ है। फिर से है \n, फिर से नेक्स्ट लाइन में जाना है, वहां लिखा हुआ है A इक्वल टू
और फिर a की वैल्यू प्रिंट करिए। तो a इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, जो कि मेमोरी में पड़ी हुई है। मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, 12.87999। तो यहाँ पर 12.87999 प्रिंट हुआ। इस तरह से हमारा फ्लोट काम करता है। अगर फ्लोट के वेरिएबल्स बनाने हैं तो हमें उसका टाइप डिक्लेयर करना होगा। अगर किसी भी वैल्यू को एंटर करना है तो यूजर या तो डायरेक्टली प्रोग्राम में कर सकता है, और दूसरा है यूजर से इनपुट कराना है तो स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से होता है। अब तीसरा है, यहाँ पर उस वैल्यू जो भी हमें प्रिंट कराना है, जो भी हमें काम करवाना है, वो एक्चुअल काम हम लिखेंगे और उसके बाद में उसको आउटपुट स्क्रीन पर उसका रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर्स। हमें ये सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है। इन सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट्स आर, अब सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ए टू जेड, जो हमारे कैपिटल ए टू जेड है वो है, स्मॉल ए टू जेड है वो है, 0 to 9 हमारे डिजिट्स है सारे, और स्पेशल सिंबल्स, ये और भी कई सारे स्पेशल सिंबल है, पर हमने यहाँ पर 2-4 ही लिखा है। अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। क्या क्या प्रिंट करना है, ए स्मॉल, बी स्मॉल, ए ही ले लेते हैं, और एक 5 नंबर प्रिंट कराना था और एक कराना था प्लस का साइन। ठीक है, तो अब जब ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के लिए हमें उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैर ch1, एक वेरिएबल बनाया है, ch2 दूसरा वेरिएबल है, हम तीसरा ले लेते हैं। सपोज कोई भी वेरिएबल के रूल के अकॉर्डिंग हम बना देंगे C3 और C4। CH1 की वैल्यू हम डायरेक्टली डाल रहे हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को जब भी डाला जाता है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाला जाता है। वैसे ही अगर हम 5 को डालते हैं, मतलब C3 की वैल्यू को भी डायरेक्टली डालते हैं, उसे भी इस तरह से डालेंगे, और C4 की वैल्यू को भी हम डायरेक्टली डालेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लेकर किया जाता है। अब है हम C2 की वैल्यू को खुद से एंटर कराएंगे, एंटर कैरेक्टर, मतलब यूजर से एंटर कराएंगे। स्कैनफ, कैरेक्टर की वैल्यू को जब स्कैनफ से लिया जाता है तो उसके लिए यूज आता है %C। यहाँ पर एड्रेस ऑफ CH2, बाकी सारी वैल्यूज को दिखाएंगे कि क्या क्या लिया हुआ है। जब भी कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यूज होता है %C। इसी तरह से हम बाकी सारी वैल्यूज को भी प्रिंट कराएंगे। CH2 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जो कि CH2 नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई है। फिर C3 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जो कि C3 नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई है, और C4 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जो कि C4 नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई है। एक वेरिएबल हमने लिया है CH1, दूसरा लिया है CH2, तीसरा लिया है C3 और चौथा लिया है C4। 4 वेरिएबल लिए हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो भी वैल्यू हम डालेंगे,
जैसे इसने देखा कंपाइलर ने कैर ch1, ch2, ch3 और c4 लिखा हुआ है, उसने मेमोरी में 4 वेरिएबल बना दिए हैं जो कि कैरेक्टर टाइप के हैं। कैरेक्टर टाइप के ए, तो ये एक में स्टोर हो जाएगा। C3 में क्या है 5, तो ये 5 चला गया है। C4 में क्या है प्लस, तो ये प्लस चला गया है। ये सब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी बाइनरी वैल्यू जाकर मेमोरी में स्टोर होगी। अब एक और नंबर है एंटर कैरेक्टर। यहाँ पर आउटपुट में अगर हम देखें, जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स है, वो हम जैसे ही कंपाइल करते हैं यहाँ आ जाती है। यहाँ क्या लिखा है CH3 अनडिक्लेयर्ड। जब हमने यहाँ पर अगर इसको देखें, यहाँ पर हमने लिखा था CH3, जबकि CH3 कहीं भी हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो कंपाइलर को नहीं पता कि CH3 है क्या चीज। हमने यहाँ पर C3 किया है, तो हमें इसे करेक्ट करना है C3। अब इसको सेव करने के बाद में फिर से बिल्ड करेंगे। अब कोई एरर नहीं आई है, अब इसे रन कराएंगे। रन कराने पर यहाँ पर एंटर कैरेक्टर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंटफ में जो लिखा था वो एंटर कैरेक्टर दिख रहा है। फिर है इसके ना %C, हम CH2 की वैल्यू एंटर कराते हैं जो कि हमने कराई है। CH2 की वैल्यू, CH2 किस टाइप का है, हमने ले लिया है A5 और स्मॉल है। अब हम देखते हैं, यहाँ है प्लस। तो इस तरह से सारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है मेमोरी में। CH1 जो है उसकी वैल्यू है A, CH2 जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल a, यहाँ पर हमने प्रिंट कराया है। फिर C3 का है वैल्यू 5 और C4 की वैल्यू है वो है प्लस। तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर वैल्यू के लिए काम करता है कि कैरेक्टर को जब भी हमें यूज करना होता है उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो कैरेक्टर टाइप का है। जब उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में असाइन किया जाता है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट जो है कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिया जाता है। ये सब अगर हमें इसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ले लिया है, इसका मतलब ये हमारे कैरेक्टर्स है। और सी में कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 नंबर और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ हमारे बेस प्रोग्राम बनाया है तीनों डेटा टाइप को लेते हुए, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर डेटा टाइप को। अब जिस तरह से हम नया सीखते जाएंगे, जैसे कि हम इफ कंडीशन सीखते हैं तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो करेंगे, वो बनाएंगे प्रोग्राम में। पर इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, और उसको किस तरह से बनाते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो सी प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे, कोई भी लैंग्वेज है वो छोटे छोटे अक्षर से या फिर लेटर्स से मिलकर बनी होती है। जैसे इंग्लिश में है ABCD, इनसे मिलकर एक शब्द बनता है, वर्ड बनता है, वैसे ही सी में भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स से, जो कि हमारे कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकते हैं, 0 to 9 भी हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर एक वर्ड बनेगा और उस वर्ड को हम टोकन कह सकते हैं। और जब कई सारे टोकन का कलेक्शन जो होता है उससे एक स्टेटमेंट, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक कई सारे वर्ड के कलेक्शन से एक वाक्य सेंटेंस बनता है, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में कई सारे टोकन के कलेक्शन से एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन बनता है। यहाँ हम देखेंगे कि C4 ये एक वेरिएबल है, प्लस ये जो है ये कांस्टेंट है और ये हमारा ऑपरेटर है। तो इस तरह से कई सारे टोकन्स के कलेक्शन से हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है या स्टेटमेंट बनाया है। अब उसे, और इस तरह के कई सारे स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है, मतलब पहले हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि किस टाइप का है, फिर हमने उसमें वैल्यू असाइन कराई है और फिर उसे हमें प्रिंट कराई है या उससे यूजर से इनपुट ली है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से, किसी तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। तो इस तरह से सिंपल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।